4 सीटें जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और इन 4 सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। बारी है मतदान की, कौन आगे है कौन पीछे है, किसकी दावेदारी सफल होने जा रही है। जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है, ये इस बार बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा फैक्टर बन करके उभर रही है। प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों के लिए जी तोड़ मेहनत किया है, तो वहीं एनडीए गठबंधन की तरफ से भी लगातार मेहनत किया जा रहा है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, ये 4 सीटें बेहद महत्वपूर्ण सीटें मानी जा रही हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन सीटों पर उपचुनाव होना इस बात की तरफ इशारा है कि लिटमस टेस्ट हो सकता है। क्या होने वाला है, क्या होगा आगे, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं। सबसे पहले बेलागंज सीट की चर्चा करते हैं। मनोरमा देवी जदयू से हैं, तो वहीं महागठबंधन से सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव हैं। जनसुराज से मोहम्मद अमजद है। इस सीट पर आपने देखा होगा कि जनसुराज की तरफ से उम्मीदवार भी बदल दिए गए थे, बहुत बड़े फैक्टर बनेंगे। मनोरमा देवी का क्या होगा, सुरेंद्र यादव का किला है, क्या यह ध्वस्त होगा? चलिए चर्चा करते हैं। सर, क्या होने वाला है बेलागंज की सीट पर? ये बेलागंज सीट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सुरेंद्र यादव 7 बार से वहां विधायक हैं, 6 या 7 बार से, और उन्होंने अपने पुत्र को यहाँ से टिकट दिया है। और पुत्र को मतलब कहें जो पुत्र के विरोध में जेडीयू ने मनोरमा देवी को दिया है, जो कि सुरेंद्र यादव की ही जाति से आते हैं। तो वैसी स्थिति में यादव वोटरों को काटने का एक प्रयास किया गया है। और जनसुराज ने एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, अमजद। वो 2 बार चुनाव में लड़े हुए भी हैं, 10-11 वोट ले भी आते हैं। तो वैसी स्थिति में यादव और मुस्लिम वोट का बंटवारा को देखते हुए जो आरजेडी ने कहें जो 4th गियर होता है जीत में, जब कहीं चक्का फंस जाता है तो 3 गियर में जब नहीं निकल पाता है तो 4th गियर लगाता है, तब वो चक्का मतलब कीचड़ से निकलता है। तो आरजेडी पूरे देखें जो लोकसभा चुनाव जो 24 का बीता, लालू यादव कहीं नहीं घूमे। इस विधानसभा चुनाव में 2 ही जगह गए हैं, एक जगह कोडरमा गए हैं और एक जगह बेलागंज गए हैं। तो लालू यादव को फिर से उतारा गया, कहें जो उनकी रीलॉन्चिंग हुई। और कहें जो जिस तरह से मुस्लिम वोट को साधने के लिए हिना साहब ने अपने पुत्र को भेजा, ओसामा को, एक तरह से कहें जो MY समीकरण को दरकता हुआ देखते हुए तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव और ओसामा को उतारा। एक और क्या हुआ, जेडीयू ने अपने आप दे दिया उनको सीट। जो जिस तरह से आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले अशोक चौधरी का बयान एक आया था भूमिहार के खिलाफ, और जिसको लेकर के जेडीयू के अंदर ही भूमिहार उनके खिलाफ हो गए थे। और कहा जाता है जो भूमिहार के वोट से ही सुरेंद्र यादव लगातार 6 बार से विधायक बेलागंज के बने हैं। तो वैसी स्थिति में आप अशोक चौधरी को सबसे ज्यादा वहां घुमा दिए बेलागंज में, जो जहानाबाद से सटा हुआ है। तो वैसी स्थिति में जो भूमिहार उससे नाराज है अशोक चौधरी के बयान से, तो क्या वो भूमिहार देंगे वोट? और आपने इतना घुमा दिया, इतना प्रचार करवा दिया अशोक चौधरी के मार्फत, जो कहीं ना कहीं वो भूमिहार उनके लिए जो कहें जो वोट जो देना भी चाह रहे थे जेडीयू को, वो उनसे अब दरक गए। अच्छा, इसमें एक सवाल है सर कि जहां आप बात कर रहे हैं कि अशोक चौधरी की नाराजगी है, सायन कुणाल और उनकी जो पत्नी है सांसद है शांभवी, वो भी घूम रही हैं। तो जहां अशोक चौधरी की वजह से अगर मान लीजिए नाराजगी है, तो क्या इनके वजह से उस नाराजगी को कम करने की कोशिश की जा रही है बेलागंज में घुमा करके? नाराजगी कम नहीं है, वो भी जा रहा है खिलाफ में। आप खिलाफ में देखिए, विजय चौधरी भी घूम रहे हैं, संजय झा भी घूम रहे हैं, और शांभवी भी घूम रही हैं, सायन कुणाल भी घूम रहे हैं। तो इस जैसे ही अगली जाति के नेताओं को आप उस क्षेत्र में घुमा रहे हैं, तो जो ओबीसी है वो यूनाइट हो रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं सुरेंद्र यादव के समर्थन में जा रहा है। लेकिन एक चीज है, मनोरमा देवी कुछ यादव वोट को काट लेंगी, अमजद कुछ मुस्लिम वोट को काट लेंगे। अब मेन देखिए, वहां पे अनुसूचित जाति की संख्या है 50,000, यादव 70,000, ब्राह्मण 5,000, मुस्लिम बहुत मतलब कहें जो 62,000, मतलब 70 के बाद अगर आता है तो मुस्लिम है 62,000 और भूमिहार है 20,000, राजपूत 15,000। आपने देखा वो संजय सिंह को भी काफी वहां कैंप किए। जी बिल्कुल, संजय सिंह भी गए, आनंद मोहन भी गए, लवली आनंद भी वहां गए। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ने अपने सारे तर्कस के जितने तीर थे सब निकाल दिए, सब वहां छोड़े। अब देखना है जो ये तीर कितना कम आता है। मेन है अमजद, और अमजद जो है वो 62,000 वोट के वो दावा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है, देख लीजिए
जो गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकली, उसको लेकर के किस तरह की राजनीति हुई आपने देखी। प्रदीप कुमार जो अररिया के सांसद, उन्होंने कहा जो अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। और इसी बीच में वक्फ बोर्ड जो संशोधन के जो जेपीसी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो भी बिहार में आ रही है, बिहार में शायद आ चुकी है मीटिंग करने के लिए विपक्ष ने उसका बायकॉट किया है। और कल जिस तरह से दिल्ली में एक मीटिंग हुई मुस्लिमों की, उसमें कह दिया गया है जो भाई मेरे वोट से जीत के आते हैं और वही मेरे खिलाफ काम करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर इशारा कर दिया है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ। तो वैसी स्थिति में जो कहें जो मुस्लिम जो है अंतिम समय में निर्णय लेते हैं, जो भाई जो एनडीए को हराता है अंतिम समय में वो वोट उसी को जाता है। और वैसे भी लालू का घूमना, शहाबुद्दीन का घूमना, ये कहें जो एक तरह से मामला फंस गया है और यहाँ जनसुराज ने इस सीट को फंसा दिया है। ये फंसा, ये कोई राजनीतिक पंडित अगर ये कह दे जो इसमें मनोरमा आगे हैं, विश्वनाथ आगे हैं, अमजद तो आगे नहीं है, ये तो जनसुराज कहीं आगे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट काटने में जरूर आगे है। और इस जो सबसे एकमात्र सीट फंसी हुई सीट है पूरे चारों विधानसभा के उपचुनाव में, वो मात्र बेलागंज है। बेलागंज तो किला ध्वस्त होने की बात कही जा रही थी, सच में ध्वस्त हो रहा है? देखिए, लालू यादव के वहां जाने से पहले समझिए मनोरमा देवी बाजी मार चुकी थी। अच्छा, मनोरमा देवी बाजी मार चुकी थी। और लालू यादव जिस तरह से वहां गए हैं, उन्होंने भाषण दिया है और अपने ठेठ अंदाज में, पुराने अंदाज में भाषण दिया है, कहीं ना कहीं ये अब लगता है फिर सुंदर यादव के बेटे के पक्ष में कुछ हवा चलनी शुरू हुई है। और आज की रात कयामत की रात लोग कहते हैं, वोटिंग से पहले की रात लोग कयामत की रात कहते हैं। आज लोग निर्णय लेंगे और निर्णय लोगों ने ले चुका है। केवल मुस्लिम समाज को निर्णय लेना है कि वो अमजद को वोट करे या एनडीए को हराने वाले को, जो भी एनडीए की सीट वहां पे जिसको हराएगा उसी को वोट करना होगा। चलिए, बेलागंज की सीट पर हमने चर्चा कर ली। अब इमामगंज की सीट पर आते हैं, जहां पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी एनडीए गठबंधन से यहाँ पर उम्मीदवार हैं। और उनके प्रचार प्रसार में आपने देखा कितना ज्यादा कंट्रोवर्सी बिहार एनडीए गठबंधन में देखने को मिला। चिराग पासवान खुद उस सीट पर नहीं गए थे और चिराग पासवान ने कई बार हमने पूछा तो उन्होंने कहा था कि हम जाएंगे, लेकिन नहीं गए। तो ऐसा लगा कि सच में एनडीए गठबंधन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या लग रहा है सर? यहाँ पर दो मांझी हैं, एक पासवान है जनसुराज की तरफ से। एक चीज तो हम तय कर दें, जो कोई एक मांझी पक्का जीतेगा। अच्छा, यहाँ से मांझी ही जीतेगा? मांझी ही जीतेगा, एक मांझी जीतेगा। और जीतन राम मांझी की जो बहू है वो अभी पीछे चल रही है अभी तक के हिसाब से। अच्छा। क्योंकि यहाँ यादव 24,000 है, मुसहर 80,000 है, जो दीपा मांझी और रोशन मांझी दोनों उस पर क्लेम कर रहे हैं। कोयली समाज 40,000 के आसपास है। कोयली समाज का सांसद बना हुआ है अभय कुशवाहा, ये इमामगंज पड़ता है औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में। वैसी स्थिति में अगर देख लीजिए तो औरंगाबाद 2024 में इमामगंज में ऑलरेडी लीड लिए हुआ था अभय कुशवाहा 2000 से। सुशील सिंह वहां 68,000 आया था वोट, तो वहां भी लीड था। बेलागंज में भी ऑलरेडी आगे था, मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव का अगर हम आंकड़ा रखें तो वैसी स्थिति में अभय कुशवाहा फैक्टर भी दीपा मांझी को किनारा कर सकता है, रोशन मांझी के पक्ष में जाएगा। तो रोशन मांझी अगर बसर वोट काट लेते हैं। पासवान, चिराग पासवान नहीं गए क्योंकि एनडीए में कुछ जो ऐसी योजनाएं आई, कुछ ऐसा बिल आया जिसको लेकर के मांझी और पासवान में कुछ विवाद हुआ। वक्फ हो, चाहे वो आरक्षण में कोटा के मुद्दे पर हो, इन सब मुद्दों पर चिराग पासवान का मांझी से सुर अलग था। वैसी स्थिति में इस बार चिराग पासवान कहे जो इमामगंज न जाकर के 20,000 वोट जो पासवान जाति का 18 से 20,000 का वोट है वो हो सकता है दीपा मांझी को न मिले। इसका खामियाजा जितना मांझी को भुगतना पड़ सकता है। ये यहाँ पे किसका मतलब लग रहा है आपको कि क्या जितेंद्र पासवान जीतेंगे? चूंकि आप कह रहे हैं पासवान वोट जो है वो चिराग पासवान का पड़ेगा नहीं। यहाँ पर दो मांझी हैं महागठबंधन से, रोशन मांझी, दीपा मांझी, कौन है यहाँ पर सबसे आगे? देखिए, अभी के हिसाब से रोशन मांझी आगे चल रहे हैं। रोशन मांझी आगे हैं। रोशन मांझी आगे चल रहे हैं क्योंकि रोशन के साथ एक प्लस पॉइंट ये है जो उनका अपना कैडर वोट जो आरजेडी का है MY, जो एम है लगभग 40,000 और वाई है 24,000। इन दोनों के अलावा मुसहर जाति की वोट में वो सेंधमारी करेंगे, जो भूया समाज है उसमें सेंधमारी करेंगे। और साथ में कहें जो कुछ और वोट, क्योंकि वैश्य वोट की संख्या वहां अधिक है। बनिया आपने देखा होगा इस बार विधानसभा उपचुनाव में वैश्य नेताओं को ज्यादा घुमाया गया है क्योंकि वैश्य वोटर जो है सब जगह, बनिया बेलागंज में भी 10,000 है, यहाँ 24,000 है वैश्य।
तो वैसी स्थिति में दिलीप जायसवाल का मूवमेंट ज्यादा हो गया इन दिनों, क्योंकि जैसे प्रदेश अध्यक्ष मैंने अचानक सर पे आ गया उपचुनाव, और वैश्य समाज का वोट जो है तरारी में भी अच्छा है, तरारी में वही डिसाइडेड फैक्टर है। अभी हम बात कर इमामगंज में वर्तमान में जो हम किसी को जिता नहीं रहे हैं, हम मतलब कहें कि एज ली हुई है, तो मतलब रोशन मांझी अभी दीपा मांझी से आगे चल रही हैं, और अभी शाम तक का समय है, लोगों का मूड बदलेगा, बनेगा, बदलेगा, बिगड़ेगा। उस स्थिति में अब ये 23 तारीख को निर्णय आएगा, हो सकता है हम गलत हो सकता है हम सही भी हों, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हेतु हेतु मुद्भुत में जो ऐसा हो सकता है, ऐसा अभी आगे चल रहा है। चलिए, तो ये सीट भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत 19-20 के अंतर पर है। एक चीज है, यहाँ पीके ने कुछ नहीं फंसाया है, जिस तरह बेलागंज में अमजद को लेकर के फंसा दिया है, यहाँ पीके बहुत कमजोर है। बिल्कुल। तरारी आते हैं, सबसे हॉट सीट इस उपचुनाव का, और इस हॉट सीट में विशाल प्रशांत और उनके पिता जो रहे हैं, उनको लेकर के तब से इस बात की चर्चा तेज थी कि जब भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने दामन थामा, तब से ही मुहर लग गया था कि ये सीट इन्हीं को जाएगा, बेटे को जाएगा कि पिता जाएंगे, इस पर डिसाइड नहीं था। अंततः विशाल प्रशांत को दिया गया। बीजेपी से, महागठबंधन से राजू यादव है, इसके अलावा जेएसपी से किरण सिंह है, राजू यादव यहाँ पर, माले का ये सीट है। तो इस पर क्या लग रहा है सर, क्या हो सकता है तरारी की? देखिए, तरारी की सीट तो क्लियर है, जो विशाल प्रशांत बहुत आगे निकल गए हैं। अच्छा। और जनसुराज यहाँ जो कैंडिडेट बदला गया, जिस कारण से जनसुराज अब पीछे बहुत पिछड़ गई। अच्छा। अगर वो जनरल एसके सिंह रहते तो वो कुछ वोट ले आते, और जो जैसे ही नहीं होता है किसी भी फायरिंग कीजिए और वो अगर मिसफायर हो जाए तो फायरिंग करने वाला हतोत्साहित हो जाता है। तो जनसुराज वहां कैंडिडेट बदलने से कहें जो बैकफुट पे आ गया। अब यहाँ पे हो गया है अगला बनाम पिछड़ा की लड़ाई। अच्छा। अब जितने यादव हैं, भूमिहार हैं, सभी वहां पे एक हो गए हैं। और उधर एक और फैक्टर है, जो पिछली बार के विधायक थे सुदामा प्रसाद, और सुदामा प्रसाद बनिया जाति से आते हैं, और बनिया जाति वहां लगभग 30,000 के आसपास है, और जो पूरा वोट चला गया है सुदामा प्रसाद को। इस बार बनिया तो है नहीं प्रत्याशी, तो वैसी स्थिति में दिलीप जायसवाल, आप देखे होंगे तरारी कई बार गए, सम्राट भी गए, तो वैसी स्थिति में कहे जो तरारी की सीट पर जो बनिया वोटर है वो कर गया है बीजेपी की तरफ। तो अब अगला ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, ईबीसी और बनिया, इसके साथ अगर विशाल प्रशांत अगर आ रहे हैं तो विशाल प्रशांत काफी आगे निकले हुए हैं। और राजू यादव ठीक है, लोकसभा 2019 में लड़ रहे थे आरके सिंह के खिलाफ, अच्छा खासा वोट भी लाया था, लेकिन लोकसभा है, ये विधानसभा है, वैसी स्थिति में एक सिंपैथी भी है। तो पिछली बार बहुत कम वोट से आ रहे थे ये सुनील पांडे, हाँ, 2 बार से प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा, चलो इस बार एक ही साल के लिए देख लेते हैं। निर्दलीय थे वो। हाँ, निर्दलीय थे और 2 नंबर पे थे, हाँ, लीडिंग में थे। तो वैसी स्थिति में एक सिंपैथी कहे, अगला बनाम पिछड़ा कहे, और वैसे ये 3 फैक्टर जो है ये विशाल प्रशांत के पक्ष में जा रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं, और कोई आधार नहीं हमारा बोलने का आधार यही। इसमें कई सवाल है सर, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि एनडीए से विशाल प्रशांत, सुनील पांडे उनके पिताजी थे, तो इसमें एक नाराजगी भूमिहारों की तो वो है जो परमेश्वर मुखिया वाली बात है, परमेश्वर मुखिया की जो हत्या की बातचीत होती है, उससे नाराजगी, तो क्या वो नाराजगी दिखेगा? हमने सुना है कि जो माले का वोट है वो थोड़ा साइलेंट वोट होता है, यहाँ पर वो साइलेंट वोट निर्णायक वोट के रूप में तब्दील हो जाता है जब वोट पड़ता है। तो तरारी या आरा का पूरा जो क्षेत्र है वो कहा जाता है जो लेफ्ट का है, लाल सलाम। अब क्या एक सिंपल सी प्रश्न हम तुम्हें से पूछ रहे हैं, जो क्या भूमिहार अगर सुनील पांडे से नाराज होगा तो जाएगा कहाँ? माले को देगा? माले को नहीं देगा, लेकिन वोट देगा भी तो नहीं, ये भी तो सवाल है। ऐसा नहीं है, हो सकता है जो नाराजगी दूर हो गई है, क्योंकि अब जिस तरह से केस खत्म हो गया, धीरे धीरे कितने दिन तक लोग नाराज रहेंगे इसकी भी संभावना है, लेकिन नाराज होकर लोग जाएगा कहाँ? एक तो यही समस्या है बिहार में, जो 15% जो वोट बैंक है बीजेपी का, जो फॉरवर्ड का है, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत का, नाराज है एनडीए से, लेकिन जाएगा कहाँ? आखिर नाराज होने के बाद पिछले 18-20 वर्षों में एक मंगल पांडे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, उसके बाद ईबीसी ओबीसी रहे, राजनीति बीजेपी करती ईबीसी ओबीसी, लेकिन वोट चाहिए फॉरवर्ड की। ये आप देखिए पूरे जायसवाल, यादव, मतलब इस तरह के रहे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी, हाँ, तो वैसी स्थिति में एक मंगल पांडे रहे, उसके बाद बाकी सब ईबीसी। हाँ, तो वैसी स्थिति में लेकिन आदमी फॉरवर्ड
आपको राजद के साथ जाएगा नहीं, हमारे के साथ जाएगा नहीं। इसलिए इस बार हो गया है अगला बनाम पिछड़ा। वहां जो मेरी जानकारी है वैसे भी शिफ्ट कर गए हैं इधर। पिछली बार सुदामा प्रसाद की तरफ थे और इस बार तो ये एक सिंपैथी, ये 3 फैक्टर जाके विशाल प्रशांत या कहें जो सुनील पांडे के पक्ष में जा रहा है, जिस कारण से विशाल प्रशांत काफी आगे हैं। विशाल प्रशांत के यहाँ के लगभग जीत तय है। तरारी विधानसभा उपचुनाव में बढ़ते हैं रामगढ़ की तरफ। लालू यादव आरजेडी का एक किला, ये क्या किला ध्वस्त होगा? एक किला बेलागंज का, दूसरा किला रामगढ़ का। रामगढ़ में कौन खूंटा गाड़ रहा है, क्या लग रहा है? अशोक सिंह है, एनडीए से प्रत्याशी है, बीजेपी से, महागठबंधन से अजीत कुमार सिंह है, सुधाकर सिंह के भाई हैं, जेएसपी से सुनील सिंह कुशवाहा है, 2 राजपूत के बीच में एक कुशवाहा। क्या लग रहा है? ना खेलो बिगाड़ दे। बात तो सही है, लेकिन एक चीज तो है, जो किला ये ध्वस्त हो चुका है। अच्छा, मेरी जानकारी में किसने किया है? ये खुद आरजेडी वालों ने किया है। कैसे? खुद घर और परिवार के लोगों ने किया है। अच्छा, कैसे? आपको याद होगा जो ये अजीत सिंह कुछ दिन पहले, मतलब ज्यादा नहीं, हमको लगता है जून या जुलाई में, ये अपने घर की राजनीति या कहें जो परेशान होकर के जेडीयू में आए थे और आके उन्होंने लालू यादव को चारा चोर कहा था, ये कहा था, वो कहा था। जैसे ही सुधाकर सिंह जीत के आते हैं एमपी बन के, उसके दूसरे दिन फिर ये जेडीयू से आरजेडी में आ जाते हैं। भोला यादव उनको देते हैं। तो वैसी स्थिति में लोग कहते हैं, जो मेरे सोर्स कहते हैं, जो परिवार मतलब दोनों भाई में नहीं पटता है। और दोनों भाई में नहीं पटने का एकमात्र बयान आप देख लीजिए, जो बूथ पे आएगा उसको 100 लाठी मारेंगे। सुधाकर सिंह का ये बयान बीच चुनाव में देना क्या कहता है, पूरा खेल बिगाड़ने के बराबर है। इसको अगर हम कहें जो भुतिया डाही, तो ये तो गलत नहीं होगा। बियादी डाही, जब तुम यही रहो घर में बैठे, कोई दूसरा जीतेगा। तो मेरे सोच के अनुसार अजीत सिंह तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। अच्छा, पहले वैसे भी अजीत सिंह पिछली बार मात्र 189 वोट से जीते थे और अंबिका यादव जो पिछली बार बीएसपी से खड़ा थे वो सेकंड पे थे और बीजेपी 3 पे थे। इस बार बीएसपी और बीजेपी के बीच में जो कहें जो अत्यंत महत्वपूर्ण लड़ाई हो रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई है वहां पे। और बीएसपी का वहां यूपी से सटा हुआ इलाका है, बीएसपी का वहां वोट बैंक है 20,000 वोट, वहां बीएसपी का कोर वोट है। तो वैसी स्थिति में अगर कहें जो अंबिका यादव वहां पे है, अंबिका यादव वहां पे भतीजा लड़ रहे हैं बीएसपी से वहां। हाँ, अब पिछली बार शायद 1100 वोट से मात्र हारे थे और सुधाकर जीते भी थे मात्र 189 वोट से। तो वैसी स्थिति में बीएसपी और बीजेपी के बीच में ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। वैसे रामगढ़ पे एनडीए ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। एनडीए का ध्यान था इस बार बेलागंज, इमामगंज और तरारी। रामगढ़ पे बहुत कम लोगों का हुआ ध्यान, लेकिन नीतीश कुमार की सभा दोनों चारों जगहों पे हुई और नीतीश कुमार के सभा के बाद बहुत जगह का जो फिजा है वो बदला। इमामगंज हो या बेलागंज हो या तरारी हो या रामगढ़। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे अजीत सिंह पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अब बीएसपी और बीजेपी में कौन आगे हैं ये अभी बताना मुश्किल है। मतलब ये कहा जाए कि अजीत सिंह और के भाई सुधाकर सिंह के बयान ही उन पर भारी पड़ गया है। हाँ, इसको खंजर कह लीजिए। मतलब सुधाकर सिंह ने अपने भाई के पीठ में खंजर भोंक दिया इस तरह का बयान देकर के। और बयान देकर में कहा दम था। हाँ, अपनों ने लूटा गया में कहा दम था, ये बात तो सही है। लेकिन वहां पे ये जो आरजेडी का जो कहें पिछले 7 बार का किला है, ये वहां ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आरजेडी को उस किले से ज्यादा चिंता थी बेलागंज चिंता, क्योंकि बेलागंज वहां तो राजपूत वोट है जो कभी आरजेडी उस पर दावा भी नहीं किया। लेकिन बेलागंज इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर एमवाई दरकता या दरक जाता तो लालू यादव और आरजेडी के लिए मैसेज रहता फील्ड में, तो लालू यादव से एमवाई घिसक रहा है। इसीलिए बेलागंज सबसे इंपॉर्टेंट सीट आरजेडी के लिए है, जिसके लिए लालू यादव खुद बाहर आके निकले। और रामगढ़ में तो मैंने कह दिया अजीत सिंह जो मेरे जानकारी के अनुसार तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो ये मान के चला जाए 4 सीटों में 2 सीटें जा रही हैं एनडीए गठबंधन की तरफ, बाकी सीटों पर 19-20 की, मतलब 2 सीटों पर 19-20 की लड़ाई। दो सीट तो एनडीए में कंफर्म है और बाकी 2 सीटों पर कसमकस की लड़ाई है। चलिए देखिए, 4 सीटें बिहार के उपचुनाव की हम चर्चा कर रहे थे। 4 सीटों पर बेहद महत्वपूर्ण लड़ाई कैंडिडेट के बीच में हो गया है। लालू प्रसाद यादव का किला इस बार ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गया है। अब से कुछ घंटों के बाद जब चुनावी प्रक्रिया होगी शुरू, जब खत्म होगा तो क्या परिस्थितियां वहां पर बन के आई हैं,
जनता के मिजाज क्या रहे, चुनाव देने के बाद उनका एजेंडा क्या रहा, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।